ट्रंप की धमकी हमने लड़ने से रोक नहीं पाएगी। आईआरजीसी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी धमकियों से। आईआरजीसी ने कहा है अपनी हार को सही ठहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम जीत गए हैं। नागरिक ठिकानों पर हमले का कड़ा जवाब मिलेगा। अगर सिविल लोगों पर हमला करते हैं तो उसका कड़ा जवाब देंगे और दिया भी जा रहा है, यह आईआरजीसी ने साफ कर दिया है। तो चलिए, फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उसी पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान एडवोकेट नरेंद्र आहूजा विवेक जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत स्वागत आहूजा विवेक जी, आप जुड़े और हमारे साथ समय साझा किया, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक संकट सा पैदा हो गया है। और अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका जैसा देश, जो अर्थव्यवस्था के मामले में पावरफुल है, आधुनिकता के मामले में ताकतवर है, उसके साथ साथ सेना के मामले में ताकतवर है, सैन्य उपकरणों के मामले में ताकतवर है, और अगर इसी तरह का देश इस युद्ध में सम्मिलित है, डायरेक्टली वो युद्ध के मैदान में है, तो फिर दुनिया में हलचल तो होनी ही होनी है। मैं सबसे पहले शुरुआत इस सवाल से करूंगा कि हम वर्तमान में कहां पर खड़े हैं, पूरी दुनिया इस वक्त वर्तमान में कहां पर खड़ी है, और जो मिडिल ईस्ट का जो भी चल रहा है वो इस वक्त किस दिशा में जा रहा है। देखिए, वर्तमान में इस समय हम एक वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर खड़े हैं जी। एक रेड लाइन होती है, एक सीमा रेखा होती है। यदि उस सीमा रेखा को अमेरिका पार करता है और काफी हद तक पार कर चुका है, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे बड़े व्यापक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व इसमें एक विश्व युद्ध के अंदर आ जाएगा और एक वर्ल्ड वार 3 के नाम से प्रारंभ हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएन बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुका है। उसका कोई महत्व नहीं रहा है, उसका कोई दखल नहीं रहा है। इतने बड़े मिडल ईस्ट के संकट के बावजूद, इतना बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो जाने के बावजूद, हार्मुज के उस संकरे रास्ते को ईरान द्वारा कब्जा कर लेने के उपरांत उसे एक सामरिक हथियार बना करके और पूरे के पूरे जो तेल के, डीजल के, एलपीजी के जितने भी शिप्स अलग अलग देशों के हैं उन्हें रोक लेने के बाद भी अगर यूएन अपनी भूमिका को निभाने में बिल्कुल असमर्थ पाता है और ऐसा लगता है जैसे ताकत के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका के किसी भी युद्ध के उसका कोई जवाब या उसको रोकने का कोई भी प्रयास यूएन की तरफ से नहीं हो रहा है। एक और दूसरा, इस समय अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा विश्व, जहां पहले 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, एक ध्रुव अमेरिका था और दूसरा ध्रुव रशिया होता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा रूस के बिखर जाने के बाद, रूस के अलग अलग देशों में बट जाने के बाद अब दिखाई देता है कि अमेरिका इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है या समझने लगा है, विशेष रूप से ट्रंप 2.0 के बाद, कि वह नाटो की भी अवमानना करने लगा, अपने सहयोगी देशों को भी धमकाने लगा और जो अपने विरोधी हैं उन पर सीधा सीधा आक्रमण करने लगा। कनाडा को कह दिया कि आप हमारे 52वें राज्य बन जाएं, ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा बता दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दिन दहाड़े उनकी मिलिट्री जाकर के उठा करके ले आई। तो इन सारे कदमों के बावजूद जब हमें लगता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो ट्रंप को ये कहे कि आप कहीं तो रुकें, आप कहीं तो अपनी एक सीमा रेखा खींचें, और अब एक ईरान को जो नई धमकी दी है कि ईरान एक रात के अंदर उसका नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे और उसके ऊर्जा के ठिकानों पर हमला करेंगे या खार्ग द्वीप पर हम कब्जा कर लेंगे, तो इससे एक बात तो बिल्कुल तय निकल करके आती है शीतल जी कि यदि ट्रंप, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ट्रंप ऐसा करेंगे, क्योंकि ट्रंप हमेशा हर 2 घंटे के बाद अपना बयान बदल देने के लिए जाने जाते हैं और धमकियां केवल गीदड़ भभकी तक या गीदड़ धमकी तक सीमित हैं और उनकी धमकियों की जो भाषा है जिसमें गाली गलौज का प्रयोग है, ऐसा गाली गलौज का प्रयोग तो किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति ऐसा करता हो हमने आज तक निकट भविष्य में देखा नहीं है। तो उससे निश्चित रूप से एक बात तो लगती है कि ये धमकी केवल धमकी तक ही रह जाए तो अच्छा है,
क्योंकि यदि उन्होंने इस सीमा रेखा को पार किया और पावर प्लांट्स पर हमले किए तो निश्चित रूप से ईरान भी जहां जहां मिडल ईस्ट में, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, आदि आदि, जहां पर भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेगा, जहां डाटा सेंटर हैं उन पर हमला करेगा, उनके ऊर्जा प्लांट्स पर हमला करेगा, उनके डिसैनिटेशन सेंटर्स पर जहां पर वो समुद्र का पानी साफ करके अपनी अपनी जनता को देते हैं उन पर हमला करेगा। तो निश्चित रूप से ये मानवता के लिए एक बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और इसे बचाने के लिए जब अन्य देश इसमें कूदेंगे तो एक तय रूप से वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर खड़े हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि ट्रंप की ये धमकी केवल गीदड़ भभकी रह जाए और ट्रंप ऐसा बिल्कुल कोई निर्णय ना लें कि एक रात में वह ईरान को नक्शे से मिटाने का जो उन्होंने कसम सी खा ली है या एक धमकी दे रहे हैं, उस धमकी को बिल्कुल भी वो कार्य रूप में ना दिखाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अन्यथा वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर ये दुनिया खड़ी है, इससे में हमें कोई संशय नहीं है। जी ठीक है, मैं आहूजा जी आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसके बाद फिर से इस डिस्कस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की धमकी हमें लड़ने से रोक नहीं पाएगी। IRGC का बड़ा बयान, ये ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं जिन्होंने बयान दिया, ट्रंप की धमकी हमें लड़ने से रोक नहीं पाएगी। ट्रंप की धमकी को हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, गंभीर नहीं लेते, ये कल भी कहा था, और हम बिल्कुल लड़ेंगे, मैदान में हैं, हम पूरा मुकाबला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं, वो बिल्कुल भ्रमित हैं। ट्रंप की धमकी हमें बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो हवाई हमले हों या ज़मीनी हमले हों या ज़मीनी युद्ध हों, क्योंकि उसको लेकर भी ट्रंप ने अपनी रणनीति जो है उसका संकेत दिया हुआ है। अपनी हार को सही ठहराने की कोशिश हो रही है, ये IRGC ने कहा। नागरिक ठिकानों पर हमले का कड़ा जवाब मिलेगा, यानी अगर आप सिविलियंस पर हमला करते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में आप हमला करते हैं, तो उसका कड़ा जवाब आपको दिया जाएगा, जो दिया भी जा रहा है। तो फिर मैं दोबारा से अपने मेहमान के पास जाना चाहूँगा। नरेंद्र आहूजा विवेक जी हैं हमारे साथ बने हुए। आहूजा जी, मेरा सवाल ये था, जैसे पहले सेगमेंट में आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें अमेरिका को लेकर कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि UN जैसे जो बड़े संगठन हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। ट्रंप का एक बयान आता है तो पूरा ऑर्डर बिगड़ जाता है, पूरा एक जो सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि भाई NATO किसी लायक नहीं है, NATO एक ऐसा लग रहा है जैसे अलग थलग पड़ गया। क्या यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है या जो एक ग्लोबल स्टेबिलिटी है, जो एक स्थिरता होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से अलग थलग हो चुकी है? ऊर्जा संकट खड़े हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है, सप्लाई चेन रुक सकती है, फूड, फर्टिलाइजर्स, बाकी अन्य चीज़ें जो एक चेन होती है वो रुक सकती है, ऐसी संभावना है। तो क्या अमेरिका को एक ताकतवर देश के नाते ये समझना होगा कि हम जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए, चुपचाप पीछे जाइए, और अगर डोमिनेंसी दिखानी है तो दिखाइए, लेकिन वक्त वक्त पर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अमेरिका को जहां शक्ति है तो उसके साथ शीतलता और संयम जरूर दिखाना होगा। संयम दिखाए बिना केवल और केवल एक भूंडा शक्ति प्रदर्शन कभी भी आपको विश्व का गुरु नहीं बना सकता। विश्व का गुरु बनने के लिए आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास देखना होता है। किस प्रकार से, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, कोरोना संकट को याद करें। कोरोना संकट में भी अमेरिका ने, उस वक्त भी ट्रंप 1.0 था, और उस समय जो अमेरिका ने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन को बेचा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि उन्होंने, उनकी अमेरिकन कंपनियों ने उस वैक्सीन को बेचा, और जिन देशों ने उस वैक्सीन को खरीदने से इनकार किया तो उनके ऊपर कुछ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास उस समय भी किया गया। लेकिन भारत ने उस वक्त क्या भूमिका दिखाई? भारत ने वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई, और बना करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जो बेचारे उस समय बिल्कुल किसी भी प्रकार से उसके विरुद्ध वैक्सीन को, इतनी महंगी वैक्सीन को खरीद नहीं सकते थे, उन्हें डिप्लोमेसी में, कूटनीति में मुफ्त प्रदान किया। तो ऐसा करने के बाद ही आप सबका विश्वास जीत सकते हैं, सबके विकास में सहयोगी हो सकते हैं और आप विश्व गुरु बन सकते हैं। मैं एक बात यहां से आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि अमेरिका का इस प्रकार का आचरण और अमेरिका के एक शक्तिशाली राष्ट्र, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र और उसका सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति, यदि इस प्रकार के बयान देता है, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम
को कुछ, उनके बयानों में बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा का पूरा विरोधाभास। हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि कब वह सच बोल रहे हैं और कब वह झूठ बोल रहे हैं। किसी एक बयान को देते हैं कि मैं 45 दिन के लिए सीज फायर करने के लिए प्रस्ताव भेज रहा हूं, लेकिन अगले ही पल में उनका बयान आता है थोड़ी देर के बाद कि मैं आज की रात अंतिम रात है और ईरान को नरक बना दूंगा और वहां के सभी नागरिक ठिकानों के ऊपर हम हमला करेंगे, पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो तय रूप से ऐसा व्यक्ति या ऐसा राष्ट्र विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। विश्व का नेतृत्व तो वही कर सकता है जो पूरे विश्व के देशों को साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता हो। यहां याद दिला दूं, आज ही की खबर है कि हमने यानी कि भारत ने एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है और हम भारत अर्थात अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो चौथे स्थान पर विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। सैन्य दृष्टि से देखें तो परमाणु हमने एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है, परमाणु बम हमारे पास भी उपलब्ध है। अगर मिसाइल्स की दृष्टि से देखें तो हम मेड इन इंडिया ब्रह्मोस आदि मिसाइल्स बना रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम भी कोई विश्व युद्ध के अंदर घुसने जा रहे हैं या हम युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। ईरान को भी है, लेकिन ईरान को ईरान की इस स्थिति में पहुंचने का केवल और केवल यदि कोई दोष है तो वह ईरान का खुद का है। थोड़ा पीछे जाएं, जब रजा पहलवी ईरान के मुखिया होते थे तब भ्रष्टाचार के अंदर उन्होंने पूरे देश को इतना लिप्त कर दिया कि वहां इस्लामी क्रांति आई। लेकिन इस्लामी क्रांति आने के बाद जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को पता नहीं कितना हटाया, लेकिन इस्लामिक मान्यताओं को वहां थोपते समय उन्होंने अमेरिका और इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और इजराइल को कानून पास करके और इजराइल की मान्यता समाप्त कर दी। और समय समय पर वो बयान देते रहे कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे और उन्होंने प्रॉक्सी संगठन वहां आतंकवादियों के, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, आदि आदि ऐसे संगठन खड़े किए जो इजराइल के लिए संकट बनकर के खड़े थे। तो अंततः इजराइल का भी एक अपने आप को सुरक्षित रखने का फर्ज बनता था और उन्होंने उस आक्रमण के बाद जो उनके एक फेस्टिवल के दिन हमास ने किया और इजराइल के निर्दोष लोगों को उठा करके ले गए, बंधक बना लिया, तो उसके बाद फिलिस्तीन पर हमला शुरू हुआ। फिलिस्तीन पर हमले में अमेरिका ने उसका साथ दिया और अब ईरान को खत्म करने की एक संकल्प लेकर के एक तय करके अमेरिका और इजराइल जब ईरान के विरुद्ध युद्ध में उतर गए, लेकिन इस युद्ध को भी अपनी उन सीमा रेखाओं को, अपनी उन रेड लाइंस को पार नहीं करना है और प्रयास करना है कि ये विश्व युद्ध में ना बदले। ईरान की जितनी गलती थी, जितनी जिसकी कोई गलती होती है उतनी ही उसको सजा दी जानी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन आपने पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म कर दी और अब जो भी आएगी वो सत्ता परिवर्तन ही तो होगा, लेकिन आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। और अब ईरान के निर्दोष नागरिकों पर यदि पावर प्लांट्स पर हमले के बहाने बम बरसाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी पर बम बरसाए जाते हैं, स्कूली छात्राएं मरती हैं, मानवता पूरी की पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है, तो कोई भी राष्ट्र अमेरिका के इस कदम को सही नहीं ठहराएगा। जब हार्मुज को खुलवाने के लिए वो नाटो देशों को कहते हैं, चीन को कहते हैं, जापान को कहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर हार्मुज बंद होने का कारण अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया संघर्ष या युद्ध ही तो है। आप उस युद्ध को समाप्त करेंगे तो हार्मुज खुलेगा ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं बल से हार्मुज खुलवाऊंगा, तो आप विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं दुनिया को और उसके लिए आने वाला समय दोषी केवल और केवल इन दोनों को ठहराएगा, चाहे वो दोनों पक्ष हो, एक तरफ अमेरिका और इजराइल हो और दूसरी तरफ ईरान हो। इन दोनों पक्षों को वर्ल्ड वार 3 के शुरू होने का दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए दोनों को संयम से काम लेते हुए शांति की तरफ बढ़ना होगा और प्रत्येक युद्ध का अंत बुद्ध से होता है और बातचीत और कूटनीतिक समाधान ही इसका अंत हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और पीएम मोदी लगातार इस बात का जिक्र कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर चुके हैं कि युद्ध से बेहतर बुद्ध पर आप आइए, बुद्ध के रास्ते पर चलिए, उस मार्ग पर चल के ही शांति है, उस मार्ग पर चल के ही अहिंसा है और सब कुछ चीज़ें भी सुचारू रूप से चलती हैं। एक आपने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ हिस्टोरिक बातें आपने रखी हमारे दर्शकों के सामने, जो शायद दर्शकों को उतना पता भी ना हो कि इतिहास क्या रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा है और यही वजह है कि ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनकी वैचारिक लड़ाई भी है। लेकिन सर, ये ट्रायंगुलर जो कॉन्फ्लिक्ट अभी है, जिसमें एक पॉइंट पर अमेरिका है, एक पॉइंट पर इजराइल है, एक पॉइंट पर ईरान है, तीनों के अपने अपने उद्देश्य हैं। इजराइल चाहता है ईरान का परमाणु जो है वो ना उत्पन्न हो और उनकी जो भी वैचारिक पहले से लड़ाई रही है वो चीज़ें ना रहे। अमेरिका की नज़र कहाँ पर है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो उनकी वो एक कैपिटलिस्ट की भूमिका भी निभा रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर, और उसके साथ साथ उनकी एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है और साथ साथ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को भी वो 2.0 में अपना रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। तीनों पॉइंट्स को अलग अलग से हम कैसे डिस्कस करें? जी, शीतल जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि उनकी व्यक्तिगत भी कुछ नजर है। बिल्कुल ठीक है कि मागा के नारे को लेकर के ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन क्या मागा को करने के लिए अमेरिका को बाकी देशों की लाइन को मिटा करके, डस्टर उठा करके, उस पर डस्टर चला करके या उन पर हमले करके उनकी इकोनॉमी को बिगाड़ करके ही अमेरिका बड़ा बन सकता है? तो उत्तर आता है कि नहीं, बिल्कुल अमेरिका इससे बड़ा नहीं बन सकता है। अमेरिका को या किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राष्ट्र को यदि बाकियों से बड़ा बनना है तो अपनी उन्नति की तरफ ध्यान देना होगा। शीतल, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जब हम उन्नति की बात करते हैं, अपनी उन्नति की बात करते हैं, तो सबकी उन्नति में ही आपकी उन्नति संभव है। आप बिल्कुल अकेले शिखर पर खड़े नहीं हो सकते, वहां से तो आप नीचे गिर पड़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं विश्व की सत्ता का शिखर पुरुष बन गया हूं और मैं विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं और जो भी मुझे चैलेंज करेगा मैं उसको मिटा दूंगा, तो निश्चित रूप से ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता के शिखर पर वही व्यक्ति बना रह सकता है जो उन कंधों को सलामत रखे, जिन कंधों की सीढ़ी बना करके वह सत्ता के शिखर तक पहुंचा है। यदि उन कंधों पर लात मार करके, जैसा अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को धुतकारने का काम, नाटो के सहयोगियों को धमकाने का काम, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल अनर्गल टिप्पणियां करने का काम और कभी कभी पीएम मोदी को भी नीचा दिखाने का काम, भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर के समय जेटों के गिरने की गिनती करने और गिनती भूलने का काम जब वो करते थे, आज के युद्ध में जब उनके जेट धनाधन गिर रहे हैं तो वो गिनती क्यों भूल जाते हैं? इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि मागा जिस नारे को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप आए, उसमें केवल और केवल उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका विकास करे और अमेरिका के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी भी विकास के पथ पर चलें, ना कि अमेरिका को सबसे बड़ा बनाने के लिए अन्यों को छोटा करने का जो उनका गलत प्रयास है उससे उन्हें बचना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अनर्गल भाषा जो ट्रुथ सोशल पर वो पोस्ट करते हैं, जिसे आप दिखाते समय भी उन शब्दों को कवर कर लेते हैं, उससे बचना होगा। और तय रूप से आज इस दुनिया को वर्ल्ड वार 3 से बचाने के लिए, जैसा आपने कहा कि पीएम मोदी प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे एक सुदृढ़ प्रयास से ही संभव है, ना कि पाकिस्तान जैसी कोई दलाल जैसी भूमिका निभा करके इधर की चिट्ठी उधर, उधर की चिट्ठी इधर, और बीच में अपना घर भरने की कोशिश या अपनी गरीबी का छिपाने के लिए या गरीबी को मिटाने के लिए एक कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूमने और यहाँ ये कहने की देखिए मैं तो शांति का मसीहा बन गया हूं। और चाटुकारिता की हद देखिए, इतने युद्धों को प्रारंभ करने वाले और पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर खड़े करने वाले ट्रंप की, इन्होंने ही, मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ही तो वो रिकमेंडेशन की थी कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अब इतना युद्ध करने वाले को नोबेल पीस प्राइज की इनकी रिकमेंडेशन को चरण वंदना ही तो कहेंगे, चरण चाटना ही तो कहेंगे, चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा ही तो कहेंगे। इसके अलावा और क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत हास्यास्पद हो जाता है अमेरिका के लिए
जब अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कहते थे भाई मैंने 7 से 8 युद्ध रुकवाए, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में 7 से 8 जेट गिरे, कभी 10-12 जेट भी उन्होंने कहा, लेकिन अब जब खुद वो उस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके जेट खुद गिर रहे हैं, तो अब कंफ्यूजिंग मोड पर आ गए हैं। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये रिटेलिएशन तीनों की तरफ से होती है, कंटिन्यू होती है, लगातार बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना होगा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका का जो डॉलर है, वो डॉलर बहुत सारा पैमाना है मापने का, चाहे वो कच्चा तेल हो या बाकी अन्य चीज़ें हो। अगर अमेरिका जैसा देश इस युद्ध के दलदल में फंसता है या फंसे रहता है आगे तक, इकोनॉमिक इकोसिस्टम या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो पूरा जियोपॉलिटिकली है, उस पर क्या असर पड़ेगा, और बाकी क्या लगता है कहाँ कहाँ पर असर पड़ने वाला है? आपने प्रश्न डॉलर पर पूछा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पूछा। हाँ। तो मैं एक बात और भी बतला दूं, इस युद्ध के शुरू होने के बहुत से कारणों में एक कारण ये भी है कि डॉलर लगातार निरंतर अंदर से कमजोर हो रहा था, और डॉलर के कमजोर होने के कारण ही मुझे लगता है कि अन्यथा ये युद्ध तो इजराइल और ईरान के बीच में तो समझ में आता है, अमेरिका फर्स्ट को भूल करके इजराइल फर्स्ट को पता नहीं क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध इजराइल के लिए अमेरिका क्यों कूदा, ये एक विचारणीय विषय है और शोध का विषय है। लेकिन हाँ, डॉलर को मजबूत करने के लिए अभी भारत ब्रिक्स का प्रधान भी है, ब्रिक्स का चेयरमैन भी है, और ब्रिक्स ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम ब्रिक्स बैंक बनाएंगे, और जितना भी हमने रूस से तेल खरीदा, वो रूस से तेल, आपको याद होगा कि वो रुपया रूबल एक ट्रांसफर के अंदर हमने खरीदा था, और रूस के अंदर भारत के एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे, जिसके कारण जितना भी रशियन ऑयल हमने खरीदा वो डॉलर के माध्यम से नहीं खरीदा। चूंकि पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था और विश्व का व्यापार डॉलर पर आधारित हो गया था, इसीलिए ट्रंप कभी नहीं चाहते थे कि ये डॉलर की जो व्यवस्था है वो खत्म हो, और भारत आदि देश या ब्रिक्स के जो देश हैं, या रूस है, या आप इसमें अन्य देशों को, ब्राजील को भी कह सकते हैं, चाइना को भी कह सकते हैं, इन सभी देश अपनी अपनी जो करेंसी है उसके अंदर व्यापार प्रारंभ कर दें और डॉलर को इग्नोर करने लगे। यदि डॉलर इग्नोर होता है तो सबसे पहले अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी और डॉलर का अवमूल्यन प्रारंभ हो सकता है। इससे बचने के लिए ही जो लोग इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, अभी देखा नहीं, ईरान ने इस चलते युद्ध के अंदर एक आह्वान किया था कि हम उन देशों को तेल सप्लाई करने के लिए या उन देशों के तेल के जहाजों को हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे सकते हैं जो डॉलर के अंदर व्यापार ना करें, अपितु चाइना या इंडिया की करेंसी में या रशिया की करेंसी में उसका भुगतान करते हैं। चलिए यहाँ इंडिया की करेंसी में तो भुगतान नहीं होगा क्योंकि इंडिया तो परचेज कर रहा है, इंडिया बेच नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने इस बात को कहा तो ये सीधे सीधे अमेरिका के डॉलर पर चोट पहुंचाने वाली एक बात थी। यहाँ आप सऊदी अरब की भी बात करेंगे, जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं वो अपना पेट्रोल डॉलर में ही बेचते हैं, इसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, और वो पेट्रो डॉलर कहीं ना कहीं अमेरिका में जाकर के इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। इसी बात को देखते हुए ही ये जो युद्ध है ना केवल इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है, या तो ईरान यदि समूल नाश हो जाता है जैसा ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, तो अमेरिका इस पूरी दुनिया का एकमात्र चौधरी बनकर के उभरेगा, शक्तिशाली देश बनकर के उभरेगा और बाकी सभी देशों को अपने इशारे पर चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि इस युद्ध से भी अमेरिका को, जैसे पहले वियतनाम युद्ध से निकल करके भागना पड़ा, अफगानिस्तान से भी अपनी किसी तरह से इज्जत बचा करके निकलना पड़ा, और वो युद्ध इतने अधिक लंबे चले जितनी अपेक्षा कभी भी अमेरिका ने नहीं की थी। इस बार भी अमेरिका ने अपेक्षा नहीं की थी कि ईरान इतने दिनों तक लगातार रिटेलिएट करता रहेगा और अपनी मिसाइलें छोड़ता रहेगा। इसी गलत आकलन के कारण ही अमेरिका इस युद्ध में
फंस गया और निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध में घुसना तो आया, लेकिन निकलने का रास्ता उन्हें शायद पता नहीं है, जैसा अभिमन्यु के साथ हुआ था। और इसी प्रकार का ही कुछ हश्र मुझे लगता है कि कहीं अमेरिका के साथ भी ना हो जाए कि युद्ध में घुस तो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय थोड़ा कम है और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बातें हमारे साथ बैठे हमारे जो मेहमान थे एडवोकेट नरेंद्र आहूजा विवेक जी, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत गहरी बातें कही हैं, लेकिन सबका नज़र जो है वो परिणामों पर है कि आखिर इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे। देखिए, अगर ताकतवर देश अमेरिका इस युद्ध में शामिल है तो जाहिर सी बात है भविष्य में इसके बहुत घातक और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी इस रात का इंतजार है कि आखिर अमेरिका की रणनीति क्या रहेगी, क्या हमला किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या सीज फायर पर जो चर्चा हो रही है उस पर कोई बात बन सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला भी जारी है।